हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके हैं गोलीय संधारित्र के बारे में। तो दोस्तों, गोलीय संधारित्र वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे संधारित्रों का संयोजन, यानी दोस्तों परिपथ में भिन्न भिन्न धारिता और जो विभवांतर है, यानी कि परिपथ में हमको अलग अलग धारिता चाहिए और अलग अलग विभवांतर चाहिए, उसकी आवश्यकता को देखते हुए हम परिपथों में क्या करते हैं, संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों परिपथ में यानी हमको भिन्न भिन्न धारिता चाहिए या फिर अलग अलग हमको विभवांतर चाहिए, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम परिपथों का संयोजन करते हैं। और दोस्तों परिपथों का जो संयोजन है दो प्रकार से करते हैं। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा दोस्तों समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, इनसे क्या बेनिफिट होता है, तो दोनों देख लेते हैं। फर्स्ट मैं देखता हूं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें मैं संधारित्रों को कैसे जोड़ूंगा कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें क्या करूंगा मैं कि जो विपरीत ध्रुवता की प्लेटें हैं, यानी कि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक प्लस क्यू आवेश की एक माइनस क्यू आवेश की। तो उन दोनों प्लेटों को मैं इस प्रकार से जोड़ूंगा कि जो विपरीत ध्रुवता की प्लेटें हैं, यानी कि मैं जोड़ रहा हूं कि दोस्तों मैं श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को कैसे जोड़ रहा हूं। इसके लिए मेरे पास तीन संधारित्र हैं, तो उनको मैं जोड़ के दिखाता हूं आपको कि ये मेरे पास एक संधारित्र है। अब दोस्तों इसकी ये प्लेट होती है धनात्मक और ये प्लेट होती है ऋणात्मक, यानी हम जानते हैं इस पे होता है प्लस क्यू आवेश और इस पे होता है माइनस क्यू आवेश। दोस्तों हम जानते हैं इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस। ऐसे दोस्तों मेरे पास दूसरी एक समांतर संधारित्र की प्लेट है। दोस्तों इस पे आवेश वही प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, जनरली आप जानते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक संधारित्र की प्लेट और है। तो दोस्तों इस पे भी वही, इस साइड होगा प्लस क्यू आवेश, इधर होगा माइनस क्यू आवेश। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि विपरीत ध्रुवता की प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं, यानी कि ये जो माइनस वाला है प्रथम प्लेट है, इसका माइनस का सिरा दूसरी प्लेट के धनात्मक से जोड़ दूं। ये दूसरी प्लेट का जो ऋणात्मक सिरा है इसको तीसरी प्लेट के इस सिरे से जोड़ दो और इनको मैं जोड़ दूं V वोल्ट की बैटरी से, यानी कि ये मेरी है V वोल्ट की बैटरी, प्लस माइनस दोस्तों प्लस माइनस, ये V वोल्ट की बैटरी है। तो दोस्तों ये मेरे पास तीन समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें थी, उनको मैंने विपरीत ध्रुवता की प्लेटों को आपस में जोड़ दिया। तो दोस्तों ये कैसा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये बन जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे ये विभवांतर V वोल्ट की बैटरी से मैंने जोड़ा, तो दोस्तों मेरे को पता है
कि कोई भी संधारित्र की प्लेट है उसकी धारिता क्या होती है, C। तो इन तीनों की धारिता है C1, इसकी है C2 और दोस्तों इसकी है C3। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात है श्रेणी क्रम संयोजन में कि एक तो जो प्रत्येक संधारित्र की प्लेट है उस पर आवेश Q का परिमाण समान रहता है, यानी कि आवेश Q का मान क्या है, आवेश Q क्या है, एक समान है। यानी इस पे भी आवेश Q है, इस पे भी Q है और इस पे भी Q है। लेकिन इनकी धारिताएं क्या हैं दोस्तों, धारिताएं इनकी अलग अलग हैं, C1, C2 और C3। अब दोस्तों हम जानते हैं कि C व्युत्क्रमणपाती VK यानी C इक्वल टू Q अपॉन में V होता है। यानी कि दोस्तों अगर धारिता अलग है तो विभवांतर अलग होगा, नहीं होगा। यानी कि अलग अलग धारिता के कारण इन पे विभवांतर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यानी कि ये जो V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर अब जो विभवांतर है इनका वो क्या हो जाएगा, इसके लिए V1, इसके लिए V2 और इसके लिए V3, यानी विभवांतर यहाँ आके अलग अलग प्लेटों पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। दोस्तों भाषा आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये है श्रेणी क्रम संयोजन। ये दोस्तों आप प्लस माइनस दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अब दोस्तों यदि मैंने मान लिया कि जो प्रथम संधारित्र है उस पे विभवांतर का मान कितना है, V1 मैंने मान लिया, तो दोस्तों यहां से मैं निकाल सकता हूं कि प्रथम संधारित्र यानी कि जो प्रथम संधारित्र की प्लेट है उस पर विभवांतर, तो दोस्तों ये मैंने माना V1। दोस्तों V1 कितना हो जाएगा, दोस्तों हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है CVK, या V इक्वल टू बोलूँ मैं Q अपॉन में क्या होता है, CK। यानी कि दोस्तों अब आवेश यहाँ से मैं बोल सकता हूँ V इक्वल टू Q अपॉन में C, यानी कि V1 बराबर हो जाएगा, आवेश Q है, प्रत्येक प्लेट पे आवेश क्या है, Q है, और प्रथम प्लेट की धारिता क्या है, C1, यानी V1 इक्वल टू हो गया Q अपॉन में C1। ऐसे ही दोस्तों जो द्वितीय प्लेट है उसके लिए मैं धारिता निकाल सकता हूँ, विभवांतर निकाल सकता हूँ कि द्वितीय जो संधारित्र है उस पर विभवांतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि V2 ये दोस्तों हो जाएगा Q अपॉन में इसकी धारिता C2, यानी कि V2 इक्वल टू Q अपॉन में C2। ऐसे ही दोस्तों जो तृतीय संधारित्र है यानी कि तृतीय संधारित्र पर विभवांतर, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा V3 मैंने माना है Q आवेश और इसकी धारिता C3। तो दोस्तों ये आ गया तीनों संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर। अब दोस्तों यदि मैं ये मान लूं कि इसका जो कुल विभवांतर है, यानी कि ये जो दोनों सिरे हैं इनको अगर मैं दोस्तों नाम दे दूं P और इसको नाम दे दूं N, यानी कि ये दोनों सिरे हैं, इनके बीच में विभवांतर कितना है, कैपिटल V। और दोस्तों यहाँ से इन तीनों प्लेटों के बीच विभवांतर कुल कितना आएगा, यानी कि इन तीनों के योग के बराबर। तो दोस्तों मैं यहाँ से लिख सकता हूँ यानी बिंदु P एवं N के मध्य विभवांतर, यानी कि दोस्तों मैं लिख सकता हूं
कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो दोस्तों V1 V2 V3 का मान यहाँ से रख लेते हैं तो क्या आएगा, Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। तो यहाँ से ये मेरे पास इक्वेशन बन जाती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 C3 और बाहर Q को ले लेता हूँ दोस्तों। ये इक्वेशन हो जाती है इक्वेशन 1, यानी ये आ गया कुल विभवांतर। अब दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि ये जो संयोजन है इसकी तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट है तो इसे Q आवेश देने पर विभवांतर क्या होगा, यानी कि यदि ये जो पूरा संयोजन है इसकी मैं तुल्य धारिता मान लूं, यदि संयोजन की तुल्य धारिता, यदि संयोजन की तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट हो तो इसे Q आवेश देने पर विभवांतर, तो दोस्तों V इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा Q अपॉन में C इक्विवेलेंट, यानी कि इक्वेशन 2। अब दोस्तों ये तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट है, Q आवेश दे रहे हैं तो विभवांतर क्या होता है, V इक्वल टू Q अपॉन में C। और यहां से कुल विभवांतर किसके बराबर आ रहा है, इसके समीकरण 1, यानी कि समीकरण 1 और 2 क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी कि दोस्तों मैं समीकरण 1 और 2 से बोल सकता हूं, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकता हूं दोस्तों, यहां से Q अपॉन में C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q और 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो दोस्तों Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहां मेरे पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन में, ये चाहूं तो मैं इसे ऊपर लिख दूं कि ये मेरे पास आ जाएगा यहां से 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। दोस्तों ये आ जाती है मेरी कुल धारिता या तुल्य धारिता, यानी कि दोस्तों इसे अगर मैं इक्वेशन 3 दूं तो आप इक्वेशन 3 से ये कह सकते हैं कि जो संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होती है 1/C1 1/C2 1/C3, यानी कि 3 संधारित्र जुड़े हैं तो उनकी परिणामी धारिता क्या हो जाती है 1/C1 1/C2 और 1/C3। अब दोस्तों यदि मेरे पास n संधारित्र जुड़े हों, यानी n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो अगर 3 संधारित्र हैं तो उनकी धारिता 1 में करके जोड़ लेते हैं हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4 डैश डैश करके 1/C, यानी कि जितने भी संधारित्र होंगे उनकी धारिता 1 में जुड़ जाएगी। तो दोस्तों ये n संधारित्र की तुल्य धारिता हो गई। तो यहाँ से दोस्तों आप एक बात देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्यों किया जाता है, कि एक तो जब हमें उच्च विभव को, यानी कि जब हमें उच्च विभव को संधारित्रों में विभाजित करना हो, यानी कि उच्च विभव को संधारित्रों में विभाजित करना है, तो दोस्तों मैं कौन से संयोजन का यूज करूंगा, यानी उच्च विभव दे रखा है और उसे संधारित्रों में विभाजन करना है तो मैं श्रेणी क्रम संयोजन का यूज करूंगा। इसके अलावा मेरे पास जो धारिता है
उसका जो मेरे पास बहुत से संधारित्र हैं और उनसे कम धारिता का संधारित्र मेरे को प्राप्त करना है, यानी कि बहुत से संधारित्र हैं और उनसे कम धारिता वाला संधारित्र प्राप्त करना हो, तो दोस्तों मैं श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करता हूं। यानी कि दोस्तों जो तुल्य धारिता या परिणामी धारिता आती है वो जो अलग अलग संधारित्र जो मैंने जोड़े हैं वो प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता उससे भी क्या आती है, कम आती है। तो दोस्तों ये ध्यान रख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं हम उच्च विभव को संधारित्रों में विभाजित करना हो। इसके अलावा जो मेरे पास भिन्न भिन्न संधारित्र दिए हैं उनसे भी कम धारिता का, यानी कि सबसे कम धारिता का संधारित्र बनाना हो तो हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। अब दोस्तों इसमें मैं कुछ केस लगा लूं कि यदि मेरे पास n संधारित्र हो और उनकी धारिता क्या हो, समान हो, यानी कि ऐसा हो कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 डैश डैश करके Cn इक्वल टू हो C0 के। दोस्तों परिणामी धारिता क्या हो जाएगी, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C0 प्लस 1/C0 प्लस 1/C0 डैश डैश करके ये आ जाएगी 1/C0। यानी कि दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ये कितने बार आया 1/C0, n बार, यानी कि n/C0, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू n/C0। या फिर दोस्तों C इक्विवेलेंट को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C0/n। यानी कि दोस्तों परिणामी धारिता या तुल्य धारिता कितनी आ गई, C0/n के। यानी कि समान धारिता के संधारित्रों का मैं उपयोग करूं तो जो परिणामी धारिता क्या आएगी, कोई भी एक संधारित्र है उसकी धारिता और जो संधारित्रों की संख्या है उसके बराबर आएगी। यानी कि हमारे पास बहुत से संधारित्र हो और उनकी धारिता समान हो तो जो तुल्य धारिता क्या आएगी, किसी भी एक संधारित्र की धारिता ले लें और संधारित्र कितने जुड़े हैं उसका मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास तुल्य धारिता आ जाती है। अब दोस्तों एक केस और ले सकता हूं मैं, यदि ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें विभिन्न परावैद्युत माध्यम आ जाएं तो उसका श्रेणी क्रम संयोजन करने पर जो तुल्य धारिता क्या आएगी। तो दोस्तों इसमें मैं ले लेता हूं कि मेरे पास ये श्रेणी क्रम संयोजन है, विभिन्न माध्यम के परावैद्युत पदार्थ हैं। ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें विभिन्न माध्यम का परावैद्युत पदार्थ भर दें, यानी कि दोस्तों इसमें अलग परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसकी परावैद्युतांक है εr1, इसका है εr2 और इसका है εr3। और दोस्तों इनकी जो मोटाई है वो क्या है, इनकी मोटाई है दोस्तों अलग अलग है। यानी कि इसकी मोटाई मैं मान लूँ T1, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T1, T2 और T3। और दोस्तों इनका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों मैं मान लूँ A। यानी कि विभिन्न परावैद्युत माध्यम के पदार्थ इसमें भरे हैं, ER1, ER2, ER3, 3 के लिए मान रहा हूँ, ऐसे n के लिए माने तो ER1, εr1, εr2, εr3 और εr4 डैश डैश करके εr तक। और इनकी मोटाइयाँ मान लेता हूँ T1, T2, T3 और इनका जो क्षेत्रफल है वो मान लेता हूँ मैं A। तो दोस्तों धारिता इस केस में क्या हो जाएगी वो भी देख लेते हैं। यानी दोस्तों जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी उपस्थिति में जो धारिता क्या आती थी, हमने निकाली थी धारिता कि ये होती थी C1, दोस्तों C इक्वल टू आया था εr ε0 × A/d। ये फॉर्मूला हमने देखा था समांतर प्लेट संधारित्र में जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो दोस्तों यहाँ इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं
जो प्रथम संधारित्र उसके लिए धारिता C1 है, तो ये क्या हो जाएगी इप्सिलन आर परावैद्युतांक इंटू इप्सिलन नॉट, और A का मान सबके लिए क्या है दोस्तों समान है, तो A, और इसकी मोटाई क्या है T1। ऐसे ही दोस्तों C2 क्या हो जाएगा इसके लिए इप्सिलन R2 इप्सिलन नॉट A, और ये T2। ऐसे ही दोस्तों C3 क्या आ जाएगा इप्सिलन R2 इप्सिलन नॉट A और T3। तो दोस्तों तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, इस संयोजन की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, हम जानते हैं तुल्य धारिता अभी देखी हमने 1/C इक्विवेलेंट बराबर थी 1 में C1, 1 में C2 और 1 में C3, यानी कि इनको 1 में करके मैं जोड़ दूं तो दोस्तों यहां से मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाता है इनको मैं जोड़ रहा हूं 1 में, तो ये आ जाएगा T1 और इप्सिलन R1 डॉट इप्सिलन नॉट इंटू A प्लस T2 में इप्सिलन R2 इप्सिलन नॉट इंटू A प्लस T3 और इप्सिलन R2 इप्सिलन नॉट इंटू A। अब दोस्तों इनमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, यहां से कॉमन आ जाता है दोस्तों 1 में A इप्सिलन नॉट और T1 में इप्सिलन R1 प्लस T2 में इप्सिलन R2 प्लस T3 में इप्सिलन R3। अब दोस्तों ये तो 1/C इक्विवेलेंट का मान है, मैं यहाँ से C इक्विवेलेंट का मान निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों, C इक्विवेलेंट का मान आ जाता है यहाँ से, ये 1/C इक्विवेलेंट का मान है, C इक्विवेलेंट का मान निकालूं यानी इसका क्या कर दूं व्युत्क्रम कर दूं, तो दोस्तों क्या आ जाएगा A इप्सिलन नॉट और T1 में इप्सिलन R1 प्लस T2 में इप्सिलन R2 प्लस T3 में इप्सिलन R3। तो दोस्तों ये आ गया जब विभिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हों और उनका क्षेत्रफल समान हो लेकिन उनकी मोटाई क्या हो अलग अलग, तो ये आ जाती है संयोजन की तुल्य धारिता। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए